नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। केरल हाईकोर्ट ने 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वह अपने अपने पद पर रहकर काम जारी रखें और उन्हें केवल तय प्रक्रिया का पालन करके ही हटाया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि राज्यपाल ने इन 9 कुलपतियों को सोमवार तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी थी। राज्यपाल की इस चेतावनी के खिलाफ इन कुलपतियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस देवन रामचंद्रन ने इन 9 कुलपतियों की ओर से दायर आपात याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्यपाल की ओर से कुलपतियों को दिया गया निर्देश उचित नहीं था। अदालत ने विशेष सुनवाई के दौरान कहा कि वे अपने पद पर बने रहने के पात्र हैं। अदालत ने पाया कि कुलाधिपति ने कुलपतियों को कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 नवंबर तक ये बताने के लिए कहा था कि क्यों ना उन्हें पद से हटा दिया जाए। इस आधार पर अदालत ने कहा कि कुलपतियों को इस्तीफा देने का निर्देश देने का कोई महत्व नहीं है। कुलपतियों ने अदालत से कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देने का राज्यपाल का निर्देश पूरी तरह से अवैध था। राज्यपाल ने कुलाधिपति की भूमिका में अवैध नियुक्तियां अवैध का हवाला देकर इस्तीफा मांगा था। केरल हाईकोर्ट ने केरल के 9 विश्वविद्यालयों 9 कुलपतियों को राहत दी है। 9 कुलपतियों को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा देने के लिए कहा था। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कुलाधिपति कारण बताओ नोटिस के बाद अंतिम आदेश जारी नहीं करते, कुलपति अपने पद पर बने रह सकते हैं। कोर्ट ने 23 अक्टूबर को जारी राज्यपाल के पत्र पर आपत्ति व्यक्त की, जिसमें कुलपतियों को मंगलवार सुबह 11 बजे तक इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। कोर्ट ने कहा कि किसी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा सकता। जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल पीठ ने आदेश में कहा, ये कहने के लिए ज्यादा फैसलों की जरूरत नहीं है कि किसी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एक उचित जांच किया जाना चाहिए था, खासकर जब याचिकाकर्ताओं के पास उनके तथ्यात्मक परिदृश्य की विशिष्ट मामले थे। कोर्ट ने पक्षकारों के सभी तर्कों को खुला छोड़ दिया है, जिसमें ये तर्क भी शामिल है कि राज्यपाल के पास कार्रवाई शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। राज्यपाल ने इस आधार पर इस्तीफा मांगा था कि कुलपतियों की नियुक्तियां अवैध थी। राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में डॉक्टर एमएस राजश्री की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द किया गया था कि सर्च कमेटी ने 3 से 5 नाम के पैनल के बजाय कुलाधिपति को केवल 1 नाम भेजा था। निर्णय का हवाला देते हुए राज्यपाल ने कहा कि अगर गैर कानूनी तरीके से पैनल का गठन किया गया तो कुलपति की नियुक्ति शून्य होगी। उच्च न्यायालय के समक्ष कुलपतियों ने एक तर्क दिया कि कुलपतियों के इस्तीफे का निर्देश देने के लिए कुलाधिपति के पास कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। कुलाधिपति संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों से परे कार्य नहीं कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान एक वीसी की ओर से सीनियर एडवोकेट पी रविचंद्रन द्वारा ये प्रस्तुत किया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुलपति किसी कुलपति को केवल दुर्विनियोजन या कुप्रबंधन के आधार पर हटा सकते हैं और कहा कि इन शक्तियों का प्रयोग भी उचित प्रतिबंधों के अधीन है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कुलाधिपति ने कुलपतियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्देश जारी करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से काउंसिलों द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था कि जब तक इस तरह की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक कुलाधिपति स्वतः संज्ञान से कार्य नहीं कर सकते। राज्यपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जाजू बाबू ने कहा कि कुलाधिपति को कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि कोई भी कुलपति अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णयों में कानून की घोषणाओं के अनुसार कार्य नहीं करने के लिए कुलपतियों के साथ गलती पाई और इस परिस्थिति में नोटिस जारी किए गए थे। 2 घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद पीठ ने उपरोक्त निर्देशों के साथ सभी 9 याचिकाओं का निपटारा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 22 साल पुराने हत्या के मामले के केस को लखनऊ बेंच से इलाहाबाद बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय से 10 नवंबर 2022 को इस मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध भी किया है। ये तारीख पहले से ही उच्च न्यायालय द्वारा दोनों वकीलों के बीच सहमति के लिए दी गई थी। केस ट्रांसफर के पीछे दलील ये थी कि जिरहा करने वाले वकील वृद्ध हैं और लखनऊ नहीं आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जाए। वैसे याचिका में ये भी कहा गया है कि अपील की वास्तव में सुनवाई मार्च 2018 में हुई, लेकिन अप्रैल 2022 तक कोई फैसला नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के केस ट्रांसफर करने वाली याचिका को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रयागराज बेंच को 22 साल पुराने हत्या मामले में उनकी बरी को चुनौती देने वाली सरकारी अपील को ट्रांसफर करने की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की मांग को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उच्च न्यायालय से 10 नवंबर 2022 उच्च न्यायालय द्वारा दी गई तारीख और दोनों के लिए वरिष्ठ वकीलों द्वारा सहमति के लिए अपील पर सुनवाई करने का अनुरोध किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा सरकार की अपील को ट्रांसफर करने की उनकी याचिका खारिज होने के बाद मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने इस आधार पर ट्रांसफर की मांग की थी कि उनका प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील आमतौर पर इलाहाबाद में रहते हैं और उनकी वृद्धावस्था के कारण उनके लिए तर्क वितर्क के लिए लखनऊ जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि वरिष्ठ वकील लखनऊ आने में असमर्थ हैं, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत करने की अनुमति देने के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। ये मामला साल 2000 का है, जब एक उभरते हुए छात्र नेता प्रभात गुप्ता की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2004 में उन्हें निचली अदालत ने बरी कर दिया था। उस आदेश को चुनौती देते हुए यूपी सरकार ने वर्ष 2004 में उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने अंततः अपील पर सुनवाई की और 12 मार्च 2018 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। हालांकि शिकायतकर्ता आवेदक द्वारा दायर आवेदन में इसे जारी कर दिया गया, क्योंकि निर्णय 6 महीने से अधिक के बाद नहीं दिया गया था और मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद 4 साल बीत गए, लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इसीलिए इस साल की शुरुआत में अंतिम सुनवाई के लिए अपील को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। 7 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को 16 मई 2022 को अंतिम सुनवाई के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। खंडपीठ के आदेश के बावजूद मामले में फैसला नहीं दिया जा सका और मामले को 17 अक्टूबर तक कम से कम 8 बार स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही आजम को जुर्माना भी देना होगा। बता दें आपको, इसके लिए उनकी विधायकी भी चली गई है। आजम खान को रामपुर कोर्ट ने आईपीसी की धारा 153A, 505A और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। रामपुर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया। उन्हें 3 साल की सजा दी गई है। उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत में मौजूद आजम खान को अदालती कस्टडी में ले लिया गया है। 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था।
जिसको लेकर कोर्ट का फैसला आया है। डर था इनका आचार संहिता का भड़काऊ भाषण से रिलेटेड। मिलक में इन्होंने एक भाषण दिया था, तो उसमें एक एफआईआर दर्ज हुई थी इनके खिलाफ 153, 505 और 125 धाराओं में, और सब एविडेंस और क्रॉस होने के बाद फाइनल हियरिंग हुई। आज कोर्ट ने जो है इनको 3 साल की, तीनों धाराओं में 3 साल की सजा सुना दी। हाँ, 25,000 रुपए का जुर्माना भी डाला। दोषी करार देने के बाद सपा विधायक आजम खां की विधायकी पर संकट आ सकता है। हेट स्पीच के मामले में 153A में अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। आजम खां की विधायकी अब चली जाएगी। अब आजम खां के वकील विनोद शर्मा ने कहा है कि जितने भी भाषण हैं, ये हमारे भाषण नहीं हैं, ये सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन और हमने अपनी बहस पूरी कर ली है। हमने जो पॉइंट्स उठाए थे वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। ऐसी कोई हेट स्पीच हमने नहीं दी है और हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमे तैयार किए गए हैं। कोर्ट में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद रहे। 7 अप्रैल 2019 को रामपुर की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खां ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। 21 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के लिए आजम खां MP MLA कोर्ट में पेश नहीं हुए थे, इसीलिए मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। आजम खां कई मामलों में 27 महीने जेल में रहे। उन्हें इसी साल 20 मई 2022 को जमानत मिली थी। साल 2019 में थाना मिलक में वीडियो मॉनिटरिंग टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान प्रभारी ने हेट स्पीच मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। ये मामला MP MLA कोर्ट ACJM प्रथम निशांत मान की कोर्ट में चल रहा था। इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खां को दोषी करार दिया है। उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में फैसला आया है। आजम खां पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था। आजम खां पर भाजपा सरकार के पिछले कार्यकाल में करीब 80 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें किसानों की जमीन जबरदस्ती हथियाने से लेकर किताबें चुराने, मारपीट करने, बकरी और भैंस चुराने तक के मुकदमे दर्ज किए गए थे। ज्यादातर मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठ रहे थे। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आजम ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया है। आजम खां रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। कई अलग अलग मामलों में सपा विधायक आजम खां 27 महीने तक जेल में रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा के अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। 19 अप्रैल 2022 को ये सजा दी गई थी। कोर्ट ने अब फैसले को विस्तार में बताया है। कोर्ट ने आदेश में कहा था कि धारा 376A IPC या बलात्कार पीड़िता की मौत के लिए सजा के तहत अपराध के लिए लगाई गई शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा को 20 साल के लिए आजीवन कारावास के रूप में संशोधित किया जाएगा। हालांकि दोषी को IPC की धारा 376 उपधारा 2(1) या 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार, धारा 376 उपधारा 2(m) या बलात्कार करते समय महिला के जीवन को खतरे में डालना, पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) या बच्चे को गंभीर यौन चोट पहुंचाने वाला हमला और धारा 5(m) या 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की पर यौन हमले के तहत सजा सुनाई गई थी। इन अपराधों में शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास की सजा भी होती है। हालांकि फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि धारा 376A IPC के तहत दी गई सजा को 20 साल के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा। दोषी ने एक स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया कि अन्य धाराओं के लिए सुनाई गई सजा 20 साल की अवधि के लिए आजीवन कारावास के रूप में भी कम किया जाता है। पीठ ने आवेदन को पुनर्विचार याचिका के रूप में माना क्योंकि उसने आरोपी पर लगाई गई सजा पर पुनर्विचार की मांग की थी। इन सभी अन्य अपराधों के मामले में निचली अदालत ने उसके
प्राकृतिक जीवन के शेष भाग के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। खंडपीठ ने फैसले में कहा कि उसने प्रतिशोधात्मक और सुधारात्मक न्याय के पैमाने को संतुलित करने के प्रयास के लिए धारा 376A आईपीसी के तहत कम सजा देने का एक सचेत निर्णय लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि अगर एक विवाहित महिला को परिवार के लिए घर का काम करने के लिए कहा जाता है तो ये उसके प्रति क्रूरता नहीं होगी, उसका गृह कार्य नौकरानी के काम के बराबर नहीं माना जाएगा। इसीलिए न्यायमूर्ति विभाग कंकनवाड़ी और न्यायमूर्ति राजेश एस पाटिल के खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता के लिए एक महिला के पति और ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि एक विवाहित महिला को परिवार के उद्देश्य के लिए निश्चित रूप से घर का काम करने के लिए कहा जाता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक नौकरानी की तरह है। अगर उसे अपने घर के काम करने की कोई इच्छा नहीं थी तो उसे शादी से पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि दूल्हा खुद शादी के बारे में फिर से सोच सके, या अगर शादी के बाद की बात है तो इस तरह की समस्या को पहले सुलझा लिया जाना चाहिए था। पत्नी ने ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और पति ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद 1 महीने तक उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन उसके बाद वे उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगे। पत्नी ने यह भी दावा किया कि शादी के 1 महीने बाद ससुराल पक्ष और पति ने 4 पहिया वाहन खरीदने के लिए 4 लाख की मांग करना शुरू कर दिया। पत्नी ने आरोप लगाया कि इसके बाद पति ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। धारा 498A के अलावा पति पर आईपीसी की धारा 223 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 504 जानबूझकर अपमान करना और 506 आपराधिक धमकी के तहत अपराध भी दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्होंने ये दावा करते हुए इसे रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया कि शिकायत घटनाओं का मनगढ़ंत संस्करण है और ये भी बताया गया कि महिला की पहले किसी अन्य पुरुष से शादी हुई थी और उसने अपने और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सभी को बरी कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पहले की शिकायतें ये निष्कर्ष निकालने का कारण नहीं हो सकती कि पत्नी को आरोप लगाने और पैसे निकालने की आदत थी और पति द्वारा दी गई इस तरह की दलील और उसे साबित करना होगा। दरअसल हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि केवल मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न शब्दों का इस्तेमाल भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, खास तौर पर जब तक इस तरह के कृत्यों का वर्णन नहीं किया जाता। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न सरकारी पदों पर बैठे राजनीतिक दलों के सदस्यों को हटाने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मामले पर और अधिक व्यापक शोध करने का निर्देश देते हुए मामले को फिर से सुनवाई से पहले ही स्थगित कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ताओं को कुछ और शोध करना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी नेता संबित पात्रा, इकबाल सिंह लालपुरा, जस्टिस शाह और साथ ही साथ डॉक्टर चंद्रभान सिंह को नोटिस भी भेजा है। बताइए भी है कि याचिका में कहा गया है कि सरकारी पदों पर नियुक्त होने के बाद ये लोग तटस्थता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 जनवरी को होगी। सरकारी पदों पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोगों की नियुक्ति के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सोनाली तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार और संबित पात्रा समेत 4 को नोटिस भेजा था। दरअसल बीजेपी नेता संबित पात्रा, इकबाल सिंह लालपुरा, जसमिन शाह, डॉक्टर चंद्रभान सिंह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि लोगों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को उचित नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। इन जैसे बेहतर मुद्दे हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। कोर्ट ने सवाल पूछा कि इस याचिका का मसौदा किसने तैयार किया है। साथ ही कहा कि ये बहुत ही चतुराई से तैयार किया गया है। बेंच ने कहा कि इस पर थोड़ा सा और रिसर्च किया जाए।
इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी। दरअसल याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों में आधिकारिक पदों पर रहने वाले लोगों को नियमों का उल्लंघन कर नियमित रूप से सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। इसका नीति निर्माण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये राजनीतिक पद के दुरुपयोग के समान है। साथ ही सरकारी खजाने को भारी नुकसान होने की आशंका है। याचिका में राजनीतिक पार्टियों से सरकारी पदों पर लोक सेवक के रूप में नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किए जाने की मांग की गई है। आईपीसी की धारा 21, 12 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 2C में अभिव्यक्ति की परिभाषा के मुताबिक नामित प्रतिवादी पब्लिक सर्वेंट हैं। सरकारी पदों पर नियुक्त होने के बाद भी वे तटस्थता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। याचिका में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक तटस्थता का सिद्धांत उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। याचिका में तर्क दिया गया है कि करदाताओं के पैसे से वेतन, भत्ते और अनुलाभों का आनंद लेने और पक्षपातपूर्ण गतिविधियों के कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान होगा। राजनीतिक दलों का प्रचार भी कर रहे हैं और अपने राजनीतिक लाभ और राजनीतिक एजेंडे के लिए सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग भी कर रहे हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ ही भारतीय पर्यटन विभाग निगम यानी ITDC के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़े स्तर पर खुद को भाजपा के प्रवक्ता के रूप में पेश किया है, खासकर सोशल मीडिया पर। इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी NCM के अध्यक्ष हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं मुंबई की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक आदेश में एक नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में एक व्यक्ति को 1.5 साल जेल की सजा सुनाई और कहा कि लड़की को आइटम के रूप में संबोधित करना यौन उत्पीड़न है। लड़की के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर यह आरोप लगा था कि 2015 में जब पीड़िता 16 साल की थी तब वह उसे स्कूल जाने के दौरान छेड़ता था। 14 जुलाई 2015 को जब पीड़िता स्कूल से लौट रही थी तो आरोपी ने उसे रोका और उसने पूछा, आइटम कहाँ? जब लड़की ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उस शख्स ने उसे गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाल खींच दिए। इसके बाद लड़की ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 पर कॉल कर मदद मांगी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपी वहां से भाग चुका था। लड़की ने घर जाकर अपने पिता को इस बारे में घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद शहर के पश्चिम उपनगर के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354, यौन उत्पीड़न धारा 354D, पीछा करना 506, आपराधिक धमकी और धारा 504 जानबूझकर अपमान और बच्चों के संरक्षण के प्रासंगिक आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने आरोपी को अन्य आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ IPC की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के आरोप में सबूत मिले हैं। अदालत ने कहा है कि आरोपी पर नरमी नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि मामला सड़क पर एक नाबालिग लड़की से उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने दावा किया कि उसे गलत फंसाया गया है। उसके वकील ने दलील दी कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़की के पेरेंट्स उनकी दोस्ती के खिलाफ थे। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग ने इस तरह की बात से इनकार किया है और आरोपी ने भी अपनी दलील में ये सब न कहा और न ही किसी गवाह ने इसका समर्थन किया। पुणे जिला न्यायालय ने अपने द्वारा पहले जारी एक नोटिस को वापस ले लिया, जिसमें महिला वकीलों से खुली अदालत में अपने बाल नहीं बनाने के लिए कहा गया था। 20 अक्टूबर को जारी नोटिस में कहा गया था कि महिला वकीलों द्वारा खुली अदालत में अपने बालों को बनाना अदालत के कामकाज में गड़बड़ी कर रहा है। सीनियर इंदिरा जयसिंह द्वारा इसके बारे में ट्वीट किए जाने के बाद नोटिस को ऑनलाइन भारी प्रतिक्रिया मिली। जयसिंह ने नोटिस शेयर करते हुए ट्वीट किया, वाह, अब देखिए महिला वकीलों से किसका ध्यान भटकता है और क्यों। कई यूजर्स ने नोटिस को महिला विरोधी और नीचा दिखाने वाली महिला करार दिया। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, पुणे जिला न्यायालय में रजिस्ट्रार न्यायालय प्रशासन को सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के अपमानजनक नोटिस डालने के बजाय महिला वकीलों के लिए पर्याप्त कॉमन रूम उपलब्ध कराना चाहिए।
हो सकता है कि वकील जो इतनी आसानी से विचलित हो जाते हैं उन्हें पहले स्थान पर अदालत में नहीं होना चाहिए। एक अन्य उपयोगकर्ता की टिप्पणी थी कि जय सिंह ने आज ट्वीट कर बताया कि नोटिस वापस ले लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।